के बाद तो दोस्तों पिछले 2 लेक्चर में, फिजिक्स के 2 लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था। पहले लेक्चर में कि फिजिक्स का डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़े थे, फिर डिराइव पढ़े थे, फिर क्या पढ़े कि डायमेंशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा क्या कि डायमेंशन किसका किसका नहीं होता, वो जानना जरूरी था, क्योंकि हम लोग डायमेंशन जब एनालिसिस करेंगे, डायमेंशन का एप्लीकेशन करेंगे, तो एप्लीकेशन में डायमेंशन कहाँ हमको यूज करना है, कहाँ हमको डायमेंशन यूज नहीं करना है, इस बात को जानने के लिए पहले हमको डायमेंशन किसका किसका होता है और किसका किसका नहीं होता है ये जानना है। तो हम पहले नहीं वाला जानें, मतलब कि किसका किसका नहीं होगा, जो बच गया सबका डायमेंशन होगा, और उसमें भी कुछ नोट पॉइंट आएगा तो हम लिखवाएंगे। देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डायमेंशन का यूज, कि डायमेंशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें सबसे पहला यूज है वो आएगा हमारा कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो फिजिकल इक्वेशन का क्या मतलब, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो। जैसे कि मान लेते हैं, हम पढ़े हैं बचपन से कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फिजिकल इक्वेशन है, क्योंकि S क्या है, यहाँ पे S हमारा डिस्प्लेसमेंट है, U इनिशियल स्पीड है, T हमारा टाइम है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है और इनसे मिलकर के ये इक्वेशन बना है, तो फिजिकल इक्वेशन है। अब क्या है कि ये इक्वेशन हम लिखे हैं तो सही है कि गलत है, इसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं चेक करने के लिए डायमेंशन के द्वारा, कि हम इक्वेशन का 2 पार्ट होता है, किसी भी इक्वेशन का 2 पार्ट होगा, LHS और क्या होगा, RHS। तो दोनों साइड जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका क्या करते हैं, रख देते हैं डायमेंशन, और उसको सॉल्व करने के बाद अगर M, L और T का पावर दोनों तरफ सेम हो जाए, ठीक है, तो बोलते हैं कि वो फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन क्या है, सही। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारा फिजिक्स वाला, वो चीज अगर सही है तो दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे, तो डायमेंशन रख करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है तो हम बोलेंगे कि फिजिक्स का जो ये इक्वेशन है वो क्या है, ये सही है, ये इक्वेशन क्या है हमारा सही। अब करते क्या है कि इसका एप्लीकेशन में पहला लिखते हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को हम लोग चेक करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का पहले हम यूनिट लिख देते हैं तब डायमेंशन लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया क्या, मीटर हो गया, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम है तो क्या हो गया, सेकेंड हो गया, और यहाँ पे हाफ है, हाफ एक नंबर है लिखते हैं, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और टाइम का सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मीटर हो गया, यहाँ भी मीटर हो गया, ये हाफ रहा, और मीटर ये सेकेंड -2, और यहाँ क्या हो गया +2, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ मीटर रहा, यहाँ पे कितना हो गया 3/2 इंटू क्या हो गया, मीटर हो गया। अब हम करते क्या है, दोनों तरफ डायमेंशन रखें। तो मीटर का डायमेंशन ब्रैकेट में खेलते हैं, अच्छा 3/2 एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो मीटर में ऐसा हो गया। अब इसका हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं m0 L पर पावर 1 D पर पावर 0, क्यों, क्योंकि kg नहीं है तो m का पावर क्या करते हैं 0, लेकिन मीटर का डायमेंशन तो L होता है,
और यहाँ पे टाइम यानी सेकेंड वाला टर्म नहीं है, तो टी पे पावर कितना कर दिए, 0 कर दिए। उसी तरह से यहाँ पे m0 l पे पावर 1 और t पे पावर कितना हो गया, 0। तो देख क्या रहे हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, सेम। मतलब डायमेंशन सेम का मतलब क्या कि m l और t का पावर क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि ये फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है, डायमेंशन के द्वारा सही है, ठीक बात है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन, फिजिक्स का कोई इक्वेशन अगर डायमेंशन के द्वारा सही है तो रियल में भी वो सही ही हो। समझ रहा है बात, ठीक है। कैसे, देखिए ये इक्वेशन तो होता है, हमको पता है, याद है कि भाई सही है, सही आया भी, ठीक। लेकिन मान लेते हैं कोई आदमी ऐसा करता कि हम ये काम करते हैं इसी रिलेशन में हम इसको जो है ऐसे लिख देते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस 2at²। मान लेते हैं ये लिख दिए, हमको पता है कि यहाँ पर 2 नहीं होता है, ठीक है। और हम इसको डायमेंशन के द्वारा चेक करके देखते हैं। तो यहाँ मीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। 2 लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे और सेकेंड का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस बार ये मीटर रहेगा, ये मीटर रहेगा, ये 2 इंटू कितना हो गया, मीटर हो गया, मीटर 3 इंटू क्या हो गया, मीटर हो गया। अगर अब हम डायमेंशन रखते हैं तो ठीक है, यहाँ पे केजी वाला टर्म नहीं है तो कैपिटल M पे पावर कितना हो गया, 0। मीटर वाला टर्म है तो L पे पावर कितना हो गया, 1। सेकेंड वाला टर्म नहीं, मतलब टाइम वाला टर्म नहीं है तो T पे पावर कितना हो गया, 0। 3 एक प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखाएगा, इसका लिखाएगा तो फिर यही m0 l पर पावर 1 t पर पावर कितना हो गया जी, 0 हो गया। देख रहे हैं दोनों तरफ का डायमेंशन अभी भी सेम है, यानी डायमेंशन के द्वारा ये भी रिलेशन क्या है जी, सही ही। इसका मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के द्वारा सही आ रहा है, डायमेंशन के द्वारा चेक करने पे सही आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन 100% सही है। तो फिजिक्स में अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के द्वारा करेक्ट है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इक्वेशन रियल में वो क्या है, सही है। तो मेरा बात ना, तो फिजिक्स के ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट ही हो। तो मेरा बात ना, अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसी का एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। नोट पॉइंट आया क्या कि यदि कोई इक्वेशन डायमेंशन के द्वारा सही होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह फिजिकली सही ही। इस पे क्वेश्चन भी है SC वर्मा के बुक में, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव का क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 है, पेज नंबर 9। कहता है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यह स्टेटमेंट, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। सही बात है, अगर कोई डायमेंशन के द्वारा करेक्ट है तो सही हो भी सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। हाँ, हो सकता है कि डायमेंशन के द्वारा सही आया बट वो गलत है। जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे कि s बराबर ut प्लस हाफ at², डायमेंशन के द्वारा ये सही आ रहा था, इधर भी m0 था, l पे पावर 1 t पे पावर 0, इधर भी m0 l पे पावर 1 t पे पावर कितना हो गया, 0, ऐसा था। और s बराबर ut प्लस 2at² हम कर दिए थे, ये भी डायमेंशन के द्वारा आ गया था, कितना ml
टी m0 L1 टी पे पावर कितना हो गया 0, और इधर भी आ गया था m0 L1 टी पे कितना हो गया 0। तो आ तो गया था डायमेंशन के द्वारा सही, लेकिन क्या ये सही है? तो डायमेंशन के द्वारा सही आने के बाद भी इनकरेक्ट है, और डायमेंशन के द्वारा सही आने के बाद भी क्या है? करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट भी क्या है इसका? सही है कि डायमेंशन के द्वारा अगर कोई सही है तो हो सकता है कि वो सही हो, हम हो सकता है सही है, वो डायमेंशन के द्वारा सही है लेकिन फिर भी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और है इसमें कि जिसका यूनिट नहीं है वो डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा। जिसका यूनिट नहीं है वो 100% डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि जब हम यूनिट नहीं लिख पाएंगे तो केजी मीटर सेकेंड तो उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि केजी मीटर सेकेंड सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, वो आएगा नहीं। अगर वो नहीं आएगा तो उसका क्या डायमेंशन होगा? क्या? तो जिसका यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन कभी नहीं होता। लेकिन इसका उल्टा कि जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट भी नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डायमेंशन नहीं है फिर भी यूनिट होगा। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट यहाँ भी जाएगा कि अगर किसी चीज़ का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान लेते हैं कि यूनिट है तो उसका डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो नहीं होगा। ठीक बात है ना? ये था ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम एक दो इक्वेशन और हम चेक करेंगे ताकि हम ये समझ में आए कि भाई चेक कर सकते हैं इसके द्वारा हम इक्वेशन को कि सही है कि वो गलत है। जैसे कि हम पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम पीरियड t बराबर 2 L बाई कितना होता है g। ठीक है, कोई मान लेता है सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ऐसे करके ये लेंथ है, यहाँ पे ये लटका हुआ है, तो ये L लेंथ जो है, अभी L लेंथ के बारे में जानकारी हम उतना ही बात, ये L इफेक्टिव लेंथ होता है, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में इफेक्टिव लेंथ क्या होता है जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो t = 2 L बाई जी को हमको चेक करना है कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है, एक ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है, एक बार ऐसे जाएगा यहाँ से, ऐसे यहाँ आएगा, इधर आएगा, मतलब ऐसे चल के O A B, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो कहाँ कहाँ गया भाई? O से A गया, फिर A से O आया, O से B गया, और B से कहाँ आया? O आया। मतलब जहाँ पे था O पे था, ऐसे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। और इतना करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये सही फॉर्मूला आया है कि गलत आया। ठीक है, तो हम डायमेंशन के द्वारा चेक करते हैं। तो t यहाँ पे टाइम पीरियड है, इसका यूनिट हुआ क्या? सेकेंड। 2 पाई एक नंबर है, चलिए 2 पाई हम देते हैं, रूट अंडर L यहाँ पे क्या है? लेंथ। तो लेंथ का तो भाई मीटर होता है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यूनिट रख रहे हैं, तो s बराबर 2 पाई, मीटर से मीटर कट गया, रूट तो है ही। अच्छा, यहाँ निगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव पावर। तो s बराबर 2 पाई, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? s आएगा। तो s बराबर 2 पाई इंटू क्या है? सेकेंड यहाँ भी है, s मतलब क्या है? सेकेंड है, टाइम है। तो अगर हम डायमेंशन रखेंगे तो क्या आएगा? m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1, फिर जा करके 2 पाई एक प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर यहाँ आ जाएगा m0 l0, t पे कितना हो गया? 1। हम देख रहे हैं क्या कि दोनों तरफ का पावर क्या है? सेम है। तो दोनों तरफ का पावर सेम है, m l और किसका? t का। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो हमारा सही है। इसी तरह से और चेक करना चाहते हैं हम, आप पढ़े हैं ये 9th क्लास में पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन, उसमें क्या पढ़े होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में चलता है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जी, ये r रेडियस है, m मास है इसका, और v वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो कहता है कि सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर फॉर्मूला होता है mv²/r। ये सही है कि गलत है? तो फोर्स का होता है डायमेंशन, ऑफ डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। mLt पे पावर कितना -2, मास m, वेलोसिटी lt पे पावर -1, लेकिन उस पे पावर है, रेडियस है क्या लेंथ, mLt पे पावर -2, और इधर हो गया हमारा mL² t पे पावर -2 बाई कितना हो गया l। अब यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो mL पे पावर 1 t पे पावर कितना हो गया -2, यहाँ mL पे पावर 1 t पे पावर कितना हो गया -2। तो हम देख क्या रहे हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए ये जो फार्मूला है वो फिजिक्स के अनुसार क्या होना चाहिए, डायमेंशन के अनुसार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही भी है, ऐसा आता भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस मतलब वो सही है कि नहीं है, इस बात का पता हम लगा पाते हैं डायमेंशन के द्वारा। लेकिन इसमें एक लोचा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के द्वारा करेक्ट आया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन 100% सही ही होगा। डायमेंशन के द्वारा करेक्ट आया हुआ इक्वेशन भी गलत हो सकता है। समझ आ रहा है बात ना। तो ये पहला एप्लीकेशन था कि किसी भी फिजिकल रिलेशन का, इक्वेशन का या रिलेशन का चेक करना है कि भाई वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे काम करेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन। तो क्या कहता है दूसरा एप्लीकेशन, कहता है क्या कि टू सेट ए फिजिकल इक्वेशन, किसी फिजिकल इक्वेशन को हम लोग सेट कर सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, उसको हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे इसको सुनना है पहले। मान लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम पढ़े ना बचपन में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स जो है ना वो मास पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये एक फॉर्मूला है, एक फिजिकल इक्वेशन है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मास का पावर 1 है और एक्सेलरेशन का पावर कितना है जी, 1 है। ठीक है, तो क्या बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, फोर्स बन गया। यानी कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से अगर में से कोई कहता है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या, T इक्वल टू 2π√L/g, हम क्या देख रहे हैं कि T इक्वल टू 2π/L पे पावर कितना है, हाफ है, और G पे पावर कितना है, हाफ है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और अच्छे से लिखे तो लिखेंगे 2π/L पर पावर हाफ और G पे पावर कितना हो गया, -हाफ। यानी टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे पावर हाफ है, G पे पावर क्या है जी, -हाफ है। ऐसे डिपेंड कर रहा है। मतलब यह एक फिजिकल इक्वेशन है जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व है। कौन कौन क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व है। उसी तरह से यह एक फिजिकल इक्वेशन है जिसमें कि एक हमारा क्वांटिटी फोर्स इन्वॉल्व है, मास इन्वॉल्व है और क्या एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो हम देख रहे हैं क्या कि कोई भी फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन जो है हमारा वो डिफरेंट क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। जैसे ये वाला फिजिकल इक्वेशन है, ये 3 क्वांटिटी से मिलकर बना है, ये वाला भी किससे बना है, 3 क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो ये फॉर्मूला हम डायमेंशन के द्वारा सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि यही ये फॉर्मूला सही है। कैसे सेट करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि किसी ने मेरे से कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ होगा तो उसका एक रास्ता होगा, और रास्ता होगा सर्कुलर पाथ है, m मास का ऑब्जेक्ट होगा और v क्या है यहाँ पे, इसका वेलोसिटी होगा। क्या क्या कहा मेरे से, कहा कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी के साथ एक r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, मतलब चल रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इस पे लगने वाला फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। हमको ये पता नहीं है
कि फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, मास आएगा कि नहीं आएगा, रेडियस आएगा कि नहीं आएगा, टाइम आएगा कि नहीं, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई फोर्स इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या किए, मान लिए कि फोर्स जो है ना डिपेंड कर रहा है किस पे, मास का पावर ए। हमको पता नहीं है कि मास का पावर कितना होगा, हम मास का पावर कितना मान लिए, ए मान लिए। ऐसा सब में करेंगे कि जिस जिस चीज पे हमको लग रहा है कि फोर्स जिसको हमको निकालना है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो जो हमको लग रहा है सब लिखेंगे यहाँ पे। अभी हमको लगा कि फोर्स जो है ना वो डिपेंड करेगा मास पे, और हम मास का पावर नहीं जानते थे कि मास का कितना पावर आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि -1 कि -2, हमको पता नहीं है। तो हम ए मान लिए, जो आना होगा आएगा। वेलोसिटी का पावर हम कितना मान लिए, बी मान लिए, और रेडियस का पावर कितना मान लिए, सी मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद क्या काम करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो एक कांस्टेंट लगा दिए, मास का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी, और रेडियस का पावर कितना हो गया, सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इतना लिख देंगे तो दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, और दोनों तरफ अब डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2। याद नहीं करना है, एक बार अपने कॉपी में जो है ना सारा फिजिकल क्वांटिटी 10, 20, 25 को जो लिख के दिए थे उसको क्या करना है ना कि आपको ये लिख के बस रखना है, रट्टा मारिएगा पार नहीं पाइएगा। धीरे 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 चैप्टर खत्म होगा, सबका डायमेंशन लिखते जाएंगे, सब डायमेंशन कॉपी में रहेगा, और समय के साथ डायमेंशन सबका आ जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है ना, कांस्टेंट का डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भाई कांस्टेंट क्या है, तो डायमेंशन उसका हम नहीं लिखेंगे। मास का होता है m, कैपिटल M, उसका पावर कितना है a। वेलोसिटी का डायमेंशन LT पे पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका होगा L, इसका T, और इसका क्या -1 पावर। तो LT पे पावर कितना हो गया, -1 पे पावर B। रेडियस L पे पावर कितना हो गया, C। अब M पर पावर A, L पर पावर B, T पे पावर -B, L पे पावर कितना हो गया, यहाँ पे C हो गया। सब यहाँ आ गया, A आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ पे -B आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, C आ गया। अब हम mLt-2 LHS वाला लिख दिए, ब्रैकेट में घेरना पड़ेगा इसको। M A, L पर पावर यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो L पे पावर B प्लस कितना हो गया C, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो मल्टीप्लाई है तो जुड़ गया पावर, और T पे पावर कितना हो गया, -B हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर यह फिजिकल रिलेशन जो हम लिखने जा रहे हैं ये सही है, अगर ये सही है तो क्या होगा कि दोनों तरफ mL और T का पावर सेम आना चाहिए। पिछला वाला हम चेक कर रहे थे कि सही होता था तो क्या होता, दोनों तरफ mL और T का पावर क्या होता, सेम होता था। तो हम क्या करेंगे कि अगर यह फिजिकल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि भाई फोर्स जो है ना मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, अगर ये सही हम लिख रहे हैं तो दोनों तरफ का डायमेंशन भी क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सही आना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ डायमेंशन का वैल्यू निकाल सही सेम करेंगे। जब हम लोग ये काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्या आता है, होमोजीनिटी, यहीं पे लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ डायमेंशन सेम है तो जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनका पावर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे m का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो और यहाँ पे m का पावर कितना है, a है, तो यहाँ m का पावर 1 तो वहाँ a, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो इससे पता चलता है कि a का वैल्यू कितना आएगा, 1 है। उसी तरह से यहाँ पे l पे पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे l पे पावर कितना है, b प्लस c है, तो लिखेंगे b प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे t का पावर कितना है, -2 है,
और यहाँ पे कितना है -b है, तो यहाँ पे हो गया -2 इज इक्वल टू कितना हो गया -b, तो b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। हम एक काम करते हैं, b का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो b + c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 -2 कितना है -1, यानी कि a का वैल्यू 1 आया है, b का वैल्यू 2 आया है और c का वैल्यू कितना आया है जी -1 आया है। अब जो हम एक नंबर इक्वेशन माने थे, इक्वेशन नंबर 1 जो हम माने हैं, इसमें ले जा करके a b c का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कीपिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ले जा करके और a b c का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k m पर पावर 1, मतलब a, यानी a का वैल्यू कितना 1, v का पावर b, और b का वैल्यू हम कितना निकाले 2 निकाले हैं यहाँ पे, c r का पावर कितना c, r का वैल्यू कितना आया है -1 आया है, तो f इज इक्वल टू k m पर पावर 1 v स्क्वायर, r पे पावर -1 है, नीचे आ गया तो क्या हो गया +1 हो गया, तो फॉर्मूला हमारा आता है kmv² बाई कितना हो गया r, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब कि फोर्स जब ये पार्टिकल चल रहा था इस सर्कुलर पाथ पे, जिसका मास m था, वेलोसिटी v था, रेडियस कितना था r था सर्कुलर पाथ का, तो हम क्या किए कि फोर्स निकाले तो kmv² बाई कितना आया r आया। ठीक है, जहाँ पे k जो है एक कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। जब ये काम कर लिए तब क्या करें, तब अभी एक इसमें प्रॉब्लम है कि k का वैल्यू तो भाई हम अपने मन से माने थे, ठीक है, k कैसे निकालेंगे, k निकालते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। k का वैल्यू कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से। k का वैल्यू जब भी ऐसा काम करेंगे ना, जो कांस्टेंट आएगा उसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, k का वैल्यू जो आएगा k मान लेंगे, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे। जब भी ऐसा काम करेंगे फिजिकल इक्वेशन को सेट करते टाइम, हम जब भी k निकालेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है ना, इस k को लेके टेंशन नहीं लेना है, k कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, k निकल के तैयार। तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना आता है 1 आता है, तो हम देख क्या रहे हैं कि फोर्स बराबर कितना आया mv² बाई r। अब यहाँ पे जो है ना किसी को कंफ्यूज होता है कि सर k का वैल्यू 1 ही क्यों आया। ठीक है, हम भी जब अपने टाइम में पढ़ते थे इंटर में, तो सर हमको कहते k का वैल्यू 1 आया एक्सपेरिमेंट से, तो हमको लगता था सर जो है ना हमको बुड़बक बना रहे हैं कि एक कैसे आ गया। लेकिन जब जैसे ही हम इस चीज़ को समझे कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे और k का वैल्यू 1 आ जाएगा, तब हमको समझ आया कि वो ऐसा हो सकता है कि k का वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, इसलिए इसको लेकर के कि भाई k का वैल्यू 1 लिख दिया अपने मन से, कहीं से कुछ बता दिए, ऐसा कुछ नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग एक ढेला बांध लेंगे ऐसे करके, एक रस्सी में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, रस्सी में टेंशन निकाल लेंगे तो फोर्स निकल गया, और फोर्स का कैलकुलेशन हम यहाँ पे किए हैं, पुट करके देखेंगे, हर बार k का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। यही तो है एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा तो एक्सपेरिमेंट है। तो हर जगह कहीं सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा, कहीं कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट होगा, हम करके देख लेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमसे यही पूछा जाएगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई mv² बाई r ही प्रूफ कीजिए। तो 9th क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, लगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो बन गया। अब क्वेश्चन है दूसरा हमारे पास, ये IIT के एग्जाम में आया हुआ था, जिस पुराने समय के एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन है, उसी टाइम के साथ ऑसिलेट करता है, मतलब दोलन कर रहा है। ठीक है ना, और आवर्त काल जो मतलब टाइम पीरियड, वो कह रहा है क्या इस तरह से, ये क्या क्या कह रहा है, टाइम पीरियड t जो है वो कैसे कैसे है भाई, वो कह रहा है कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या लिखा है, p पर पावर a लिखा है, फिर क्या लिखा है b पर पावर b लिखा है, और क्या लिखा है e पर पावर क्या लिखा है c लिखा है। टाइम पीरियड
P पे पावर A है, D पे पावर B है और E पे पावर C है। अभी P, D और E के बारे में हम नहीं जानते। आगे लिखा है क्या, कहता है कि P प्रेशर है। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। D यहाँ पे क्या है, D कहता है डेंसिटी है और E यहाँ पे एनर्जी है। E क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। तो कहता है क्या कि आप प्रूफ करके दिखाइए, आप प्रूफ करके दिखाइए, नहीं प्रूफ नहीं करना है, कहता है A, B और C का मान निकालिए। A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा, ये वैसे पूछा गया है। ठीक है, तो A, B, C का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन क्या था उसको एक बार पहले सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये बुक है हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। और ये IIT में जो आया था ये 81 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बढ़िया है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी भी हाल फिलहाल में, हम क्वेश्चन बैंक निकालेंगे तो दिखेगा भाई ऐसा क्वेश्चन और भी आया हुआ है, और भी क्वेश्चन इसमें वो भी करेंगे। कहता है क्या कि एक पानी का बुलबुला है, जब पानी के अंदर किसी कारणवश विस्फोट वगैरह हुआ, ठीक है ना, तो वो बुलबुला जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे बुलबुला जो बना ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, ऑसिलेट जो कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा। ऑसिलेट कैसे करेगा, ऊपर नीचे किसी बिंदु के अबाउट जो है आगे पीछे करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसा करके। ठीक है, तो ऑसिलेट जब करेगा तो उसका जो है क्या कहते हैं हमारा, वो उसमें विस्फोट जब हुआ होगा, एक्सप्लोड हुआ होगा पानी के अंदर में, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो कहता है कि एनर्जी ई यहाँ पे जो है ना वो एनर्जी है किसका, जब विस्फोट हुआ था उस समय। पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, और डी क्या है, डेंसिटी, किसका डेंसिटी, पानी का, पानी के अंदर, और पी क्या है, ये प्रेशर है। तो कहता है कि ए, बी और सी का वैल्यू निकालिए, और टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड है। तो ठीक बात है, अभी जस्ट हम जो पढ़े एक एग्जाम्पल, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस जिस चीज पर डिपेंड करता है उसको लिख देना है। हमको पता है कि नहीं पता है, फॉर्मूला में आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं जानते हैं, बट इतना श्योर है कि भाई इस चीज पे डिपेंड कर सकता है, संभावना है कि भाई प्रेशर पे डिपेंड करे, डेंसिटी पे डिपेंड करे, और किस पे डिपेंड करे, एनर्जी पे डिपेंड करे। अब हम क्या करेंगे, अगर ये सही है तो डायमेंशन के द्वारा सही आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबका डायमेंशन रखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई इस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट लिख दिए, p पर पावर a, d पर पावर कितना हो गया b, और e पे पावर कितना हो गया जी, c हो गया। अब हम दोनों तरफ डायमेंशन रखते हैं। t टाइम पीरियड है, मतलब टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, लिख दिए कैपिटल टी। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन। पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, तो पी भाई प्रेशर है, तो प्रेशर का होता है फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स mLT-2 और एरिया मीटर इंटू मीटर, मीटर का L इंटू क्या हो गया L, एक काम करते हैं लिख देते हैं, फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया एरिया मीटर इंटू क्या हो गया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ ही है, मास यहाँ लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आएगा केजी मीटर पे पावर, यहाँ 1 है यहाँ -2 है, तो -1 है, तो प्रेशर का आएगा mL-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन है। क्या कि फोर्स बाई एरिया, फोर्स मास इंटू क्या एक्सेलरेशन, एरिया का मीटर इंटू क्या हो गया मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया मीटर स्क्वायर, कटाए कुटाए तो इतना आया हमारा, ये रहा हमारा किसका जी, प्रेशर का। डी डेंसिटी है, डी है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का तो होता है भाई केजी, और वॉल्यूम का लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो हो गया हमारा केजी मीटर पे पावर कितना हो गया जी, -10। डायमेंशन निकालना चाहते हैं
तो केजी का कैपिटल M, मीटर का हो गया L, पर पावर कितना हो गया -3। ई के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ई है हमारा एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन लिख देते हैं खाली, ठीक है, या हम एनर्जी का डायमेंशन निकाल भी सकते हैं। वर्क का जो डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। एनर्जी का वैसे यूनिट होता है न्यूटन पर न्यूटन मीटर, ठीक है, तो न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। चलिए पहले जूल लिख लीजिए और तब लिख लीजिए न्यूटन मीटर। तो इसका हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगर डायमेंशन लिखना चाहते हैं एनर्जी का तो लिखेंगे क्या ml स्क्वायर टी माइनस, सबका डायमेंशन निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, सभी के डायमेंशन को इसमें जाकर के पुट कर देते हैं, ठीक। तो पुट करते हैं तो क्या क्या है, सबको एक जगह हम लिख लेते हैं ताकि पुट करना मेरे लिए आसान होगा। यहाँ P का है, यहाँ D का है, यहाँ पे E का है। एक काम करते हैं, सबको एक जगह लिख लेते हैं। तो E बराबर निकला है डायमेंशन इसका कितना ml स्क्वायर टी माइनस 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेशर का होगा हमारा कितना ml माइनस 1 टी माइनस 2 और कितना था गया डेंसिटी टी, क्या आ रहा है ml पे पावर -3। अब हम ले जा करके इस एक नंबर इक्वेशन में इसको एक नंबर मानना है हर बार और ले जा करके पुट कर देना है। तो टी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, के कांस्टेंट नहीं रखना है। P का है ml माइनस 1 टी माइनस 2 पर पावर लिखा हुआ है A। डेंसिटी का है ml पे पावर -3 पर पावर क्या लिखा है B। यहाँ है ml स्क्वायर टी माइनस 2, इसका पावर हो गया कितना C। हम लिख सकते हैं m0 L0 t, m का पावर यहाँ a रहा, l पे पावर कितना रहा -a रहा, t पे पावर कितना हो गया -2a। m पर पावर यहाँ पे b रहा, l पर पावर -3b रहा और m पर पावर c रहा, l पर पावर +2c रहा और t पे पावर कितना रहा -2c रहा। अब हम सेम टर्म जो है m का पावर यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। m का पावर a प्लस b प्लस कितना हो गया c। l का पावर -a यहाँ से -3b, वहां से +2c, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है। t का पावर -2a और t का पावर यहाँ पे कितना रहेगा -2c, तो -2c लिख देते हैं। इधर हो गया m0 L0 t पे पावर कितना रहा 1। अगर यह सही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, कि अगर फिजिकल इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने का क्या मतलब, m का पावर जो इधर है वो इधर होना चाहिए, जो LHS में है वो क्या होगा RHS में होगा, जो L का पावर LHS में वो क्या होगा RHS में होगा, जो T का पावर इस साइड है उधर भी होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर ये सही है तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या मिलेगा हमको, दोनों तरफ डायमेंशन सेम मिलेगा। अब अगर सेम मिलेगा, डायमेंशन हमारा सेम मिलेगा तो क्या होगा उसको देखिए। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 0, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। यहां से आएगा -a -3b प्लस 2c बराबर कितना आएगा 0 आएगा। फिर
यहाँ से आएगा -2a - 2c बराबर 1 आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, a + c बराबर कितना है 1। तो a + c बराबर 1 बाई कितना हो गया 2 -1/2 हो गया। यहाँ से a + c + b बराबर 0, इधर b इधर कर दिए। वहाँ से a + c का वैल्यू है -12 + b बराबर 0। तो b = कितना हो गया +12 हो गया, b +12 हो गया। a और c का वैल्यू कितना है, a + c का वैल्यू कितना है -12 है। क्या किया जाए, तो b निकल गया, a + c निकल गया, यहाँ पे b पुट करते हैं, -a 3 × ½ b का वैल्यू +2c बराबर 0। तो -a -3/2 2c बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो -a + 2c बराबर कितना हो गया 3/2। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो -12 - c आएगा, उधर ले आके a का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ ला करके। और हड़बड़ाना नहीं है कि भाई 1 घंटा लग गया एक क्वेश्चन को करने में, हम तो आधे घंटा में उड़ा देते, हम तो याद कर लेते, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। करने के लिए तो कुछ भी कर देगा, जादू भी कर देता है, लेकिन जादू फिल्म में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में खाली मेहनत होता है। तो -1/2 - c + 2c बराबर 3/2। तो यहाँ हो गया +12 + c 2c बराबर 3 कितना हो गया 3c बराबर 3/2 -1। ये 3/2 का मतलब कितना था 1.5 में से आधा चला जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 3। तो c बराबर निकला 1/3। c यहाँ पुट कर देते हैं, a बराबर -1/2 -c मतलब -3। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, -5 कितना हो गया 6। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। इक्वेशन था हमारा t बराबर k, p पर पावर था, हाँ p d और e था, p पे पावर a, d पे पावर b, e पे पावर कितना था c था। तो लिखेंगे k p, a कितना चला गया -5/6, d पे पावर है b, और e पे पावर कितना है c 1/3। तो हम a b c का वैल्यू निकाल दिए, ये IIT, ठीक है। और 81 का IIT है। इतना आसान तो IIT कभी रहा नहीं है, जितना आज भारी है पहले भी था। इसलिए ये तो बात सोचने मत कीजिए कि भाई ये ऐसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा एग्जाम, हमेशा कंपटीशन टफ ही रहा है। उस समय लोग कम थे, सीट ज़्यादा था, और सीट भी ज़्यादा है तो लोग भी बढ़ गए। और भी क्वेश्चन है इसमें, क्या क्वेश्चन है, कहता है एक पत्थर का टुकड़ा है जिसका मास m है, नदी में पानी के साथ बह रहा है, पानी जिधर बह रहा है उधर बह रहा है। पत्थर का टुकड़ा पानी में कैसे बहेगा भाई, आप लोग कहेगा पत्थर का टुकड़ा डालेंगे वो तो डूब जाएगा नीचे जब बॉटम में चला गया, बॉटम में लुढ़क रहा होगा, लुढ़कते लुढ़कते कभी कभी देखते हैं आप लोग ढेला उला पानी में फेंक देते हैं, बहाव तेज रहता है तो लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा कहानी है। इसका बहना, नदी का जो पानी का जो वेलोसिटी है v, पानी का जो डेंसिटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो कहता है क्या, दिखाइए कि मास जो है ना वेलोसिटी पे पावर 6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कहानी है, कहानी ये है, इसको रफ करते हैं तब देखते हैं।
और क्वेश्चन को छोड़ करके भाग करके आदमी इंटर पास कर लेगा, +2 पास कर लेगा, लेकिन आगे चल के भेंट होगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से भेंट करने के लिए बढ़िया बढ़िया मेहनत भी करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन तो करेंगे। कहता है कि एक टुकड़ा है जिसका मास m है, वो नदी में बह रहा है। तो मास किस पे डिपेंड करने वाला है वो लिख देते हैं। कहता है कि वेलोसिटी पर है, डेंसिटी पर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप कहिएगा कि मास जो है वो तो डिपेंड करता है उसमें कितना क्वांटिटी है, वो होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है, एप्लीकेशन है, उस पर काम करना है। तो जो क्वेश्चन का है वो करेंगे। अब वो मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, हम नहीं जानते हैं वेलोसिटी का कितना पावर, हम ए लिख दिए। डेंसिटी डी का पावर बी लिख दिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर पावर क्या लिख दिए, सी लिख दिए। तो कहता है क्या, प्रूफ कीजिए कि मास जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 6 होगा। v टू दी पावर क्या होगा, 6 होगा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है यानी कि हमको a का वैल्यू निकालना है। अब a का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तो क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन सा, डायमेंशन का। करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो मास बराबर सम कांस्टेंट a d पर पावर b और g पे पावर कितना c, इसको 1 नंबर मानते हैं। अब दोनों तरफ डायमेंशन रखते हैं। मास का होता है m, कैपिटल M। l वाला पार्ट नहीं है, एक काम करते हैं बाद में ऐसे के कांस्टेंट का नहीं लिखना है। d वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है l d पे पावर -1, इस पे पावर। डेंसिटी जस्ट अभी तुरंत बताए हैं, m l पे पावर कितना, -3, m l पे पावर कितना, -3, b हो गया। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, l t पे पावर -2, l t पे पावर कितना, -2 पे पावर कितना हो गया, c। अब यहाँ पे लिखेंगे m l पे पावर 0 t पे पावर 0 बराबर, यहाँ आएगा m पर पावर b, m पर पावर b, l पर पावर, यहाँ से a आएगा, यहाँ से -3b आएगा, l पर पावर a आएगा, -3b आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा, c आएगा। t पर पावर -a आएगा और -2c आएगा। अगर यह सही है, अगर यह इक्वेशन मेरा सही है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के अनुसार दोनों तरफ का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम करना होगा अगर हमको। तो यहाँ पे m का पावर कितना है, b है, तो यहाँ पे b बराबर, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो b = कितना आएगा 1, b तो चलिए कैलकुलेट हो गया। यहाँ से काम करेंगे तो a - 3b + c बराबर, l का पावर यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे -a - 2c बराबर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। b निकाल चुके हैं तो b पुट कर देते हैं। a × 1 + c बराबर 0, a + c बराबर कितना निकला 3। यहाँ से a निकालेंगे तो 3 माइनस कितना आएगा c, यहाँ पुट कर देते हैं। तो -3 - c -2c बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। -3 + c -2c बराबर 0, -3 - c बराबर 0, तो c बराबर आ गया -3। c कितना आ गया -3, b कितना आ गया 1। अब क्या निकालना है, a निकालना है। चलिए a बराबर 3 - 3 बराबर कितना निकल गया जी, 6 निकल गया। a का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकाले, a का वैल्यू 6 निकाले, b का वैल्यू 1 निकला है,
और सी का वैल्यू कितना है -3 है। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे। तो m बराबर k v पे पावर 6 d पे पावर b मतलब 1 और g पे पावर कितना हो गया -3। यानी लिखेंगे अगर अच्छे से तो k v पे पावर 6 d बाई g निगेटिव है तो नीचे आया तो क्या हो गया पॉजिटिव पावर हो गया। तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है v टू द पावर 6। ये प्रूफ करना था, ठीक ना। ये भी आईआईटी में आया हुआ है। जब कॉन्वेंशनल हुआ करता था आईआईटी में मतलब लिखंत हुआ करता था, अभी तो क्या होता है टिकंत, टिक कर दीजिए। पहले लिखंत हो रहा था, लिख लिख के पूरा एक ढड्ढा भरिए, ठीक है, तब जाकर के आपको नंबर मिलता। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं जाकर के वैसे लिखना पड़ता था। कोई चोरी चपाटी, कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, कोई वीवीआई टीवीआई कुछ नहीं। एकदम जिसको नॉलेज है वो जाएगा, तुक्का फुक्का कुछ नहीं, सब नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। उस समय ये हुआ करता था, उस समय का ये सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब डायमेंशन का हम लोग थर्ड यूज देखेंगे। पहला देखें करेक्टनेस चेक कर रहे थे, दूसरा फिजिकल इक्वेशन सेट कर रहे थे, तीसरा देख रहे हैं क्या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है उसको समझने के लिए कुछ बेसिक बात पहले समझिए, इसके बाद बात करते हैं। देखिए जी, हम लोगों ने एसआई सिस्टम पढ़ा था जिसमें मास का यूनिट हुआ था केजी, लेंथ या डिस्टेंस का है मीटर हुआ था, और टाइम का हमने लिखा था कि टाइम का यूनिट होगा वो क्या होगा सेकेंड मीटर। अब एक सिस्टम है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि मास का हम लोग यूनिट लिखते हैं ग्राम, लेंथ का लिखते हैं सेंटीमीटर, और टाइम का यहाँ पे सेकेंड ही होता है इस टाइप का। अब ये जो है हमारा यूनिट है, ये भी हमारा क्या यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी जब भी दिखाता है उसका दो पार्ट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब होता है उसका दो पार्ट होता है। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक पार्ट उसका क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक पार्ट होता है इसका यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लेते हैं n लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को n लिखते हैं और यूनिट को क्या लिखते हैं u लिखते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो लिखाएगा n इंटू यू के फॉर्म में। n क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है उसका यूनिट। जैसे अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड क्या उसका यूनिट है। अगर मैं इसमें कहता है मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड, हम क्या बोलेंगे 10 इज द यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी, और एंड दिस इज द यूनिट। तो n1 n और क्या यहाँ पे u। ये बात तो समझिए कि n और u क्या होता है, n होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या होता है हमारा, u होता है हमारा यूनिट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने वाला बात है कि ऐसा कहानी होने पे क्या क्या होने वाला है। आप अगर मान लेते हैं लिखते हैं कि वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ओब्वियसली ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट में लिखा गया है, और ये है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर हम n पूछेंगे तो आप बोलिएगा 5 है, और u पूछेंगे तो बोलिएगा क्या मीटर पर सेकेंड है। हम एक काम करते हैं, इसी वेलोसिटी को सेम चीज को दूसरे यूनिट में लिख रहे हैं, सीजीएस में लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे मीटर का क्या होता है लेंथ का सेंटीमीटर होता है, तो हम लिखेंगे 5 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड का तो सेकेंड ही होता था,
तो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा 500 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एक ही क्वांटिटी है, वही वैल्यू, सब कुछ वही चीज, लेकिन एक सिस्टम में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो यूनिट ये वाला है। इस सिस्टम में दिख रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है तो यूनिट क्या है, ये वाला है। हम चाहते हैं इससे कुछ रिजल्ट निकालना। तो यहाँ रिजल्ट क्या निकला कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा यूनिट वैल्यू कम, छोटा यूनिट वैल्यू ज्यादा। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर इतना दूरी होता है, मीटर बड़ा दूरी होता है। तो बड़ा यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कम, ये बड़ा ये कम, मतलब ये बढ़ेगा ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये रिलेशन होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी, यूनिट होता है। तो अगर ऐसा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो आप क्या लिखोगे, k इंटू क्या लिखोगे, u लिखोगे। तो k इंटू यू लिखने पे हम क्या लिखेंगे, n इंटू यू बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। अब n इंटू यू बराबर जब कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं n1 u1 बराबर क्या हो गया, n2 u2। अब यहाँ पे लोगों को दिक्कत है कि n1 u1 बराबर n2 u2 कैसे होगी। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट है कोई, तो हम लिख सकते हैं x1 y1 बराबर क्या, x2 y2। ये सब मैथ में आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज का, ये जो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि n1 u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 u2, इसी चीज से हम चले जाएंगे एक यूनिट से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे यूनिट में चले जाएंगे। एक यूनिट से कहाँ जाने वाले हैं, दूसरे यूनिट में जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे उसको समझते हैं। तो थर्ड यूज पे अब हम आते हैं। अच्छा, एक एससी वर्मा में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। ठीक है, क्या लिखा है, ये है ऑब्जेक्टिव नंबर का, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का 2। ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, नापा जाता है, ठीक बात है। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू के रूप में लिखते हैं, सही बात है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी था तो न्यूमेरिकल वैल्यू था और साइड में क्या था, यूनिट था। अभी तुरंत लिखे थे कि वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, इसका यूनिट है। फोर्स लिखना चाहते हैं 50 न्यूटन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, इसका यूनिट है। एनर्जी लिखना चाहते हैं, एनर्जी बराबर 50 जूल, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, इसका यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं n इंटू यू, n इंटू यू, n इंटू यू, n इंटू क्या है, यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू के फॉर्म में गया, वेयर u इज द यूनिट एंड n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, सही बात है। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स देन क्या लिखेंगे, अलग अलग यूनिट में लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा था अभी, जिस सिस्टम में यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या छोटी, इसमें यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया था, बड़ा। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का 2 का जो ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। चलो, इतना तो सीख गए हम लोग। अब बात रहा कि तीसरा जो एप्लीकेशन है हमारा डायमेंशन का, उसको हम लोग कैसे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसमें। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इससे पहले वाला सब इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें देखना है हमको क्या करके क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, n इंटू n1 u1 बराबर क्या हो गया, n2 u2। ये हमारा बेस फॉर्मूला रहेगा थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट units from one system to another। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमको जाना है,
तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं। किसी ने मेरे से कहा कि वेलोसिटी है किसी के पास 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में कितना होगा दिखा। ऐसे हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन हम इससे देखना चाहते हैं, हम सिंपल से देखना चाहते हैं, हम बड़ा वाला भी करेंगे। तो हम एक सिस्टम बनाएंगे। ये पहला सिस्टम है मेरा, ये मेरा दूसरा सिस्टम है। तो पहला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना है 50 और u1 कितना है मीटर पर सेकेंड। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन यूनिट हमको पता है सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो लिखे हैं n1 u1 बराबर क्या लिखे हैं n2 u2 करके देखते हैं। तो 50 और ये है हमारा मीटर पर सेकेंड बराबर, नहीं जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू u2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, हमको n2 निकालना है। n2 बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, लिख दिए 50, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकेंड तो सेकेंड है, सेंटीमीटर और क्या हो गया सेकेंड, n2 का वैल्यू। इतना करने के बाद डायमेंशन रखना पड़ता है, पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। 5000 हो गया और सेंटीमीटर, डायमेंशन का सबसे अच्छा बात क्या है ना कि केजी का डायमेंशन क्या होता है m, तो ग्राम का भी यही होगा। सिस्टम के बदलने से डायमेंशन नहीं बदलता। सिस्टम चाहे आप SI सिस्टम लीजिए, चाहे CGS सिस्टम लीजिए, FPS सिस्टम लीजिए, कोई भी सिस्टम रखिए, लेकिन डायमेंशन सबका क्या रहेगा वही रहेगा। तो ग्राम का भी डायमेंशन m ही है और केजी का भी डायमेंशन क्या है m ही है। जो मीटर का होता है L वही सेंटीमीटर का होगा। अगर आप मिलीमीटर भी लिखोगे ना तो भी क्या होगा L ही होगा। आप डेकामीटर लिखो, डेसीमीटर लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, सब वही है। आप सेकेंड लिखिए, चाहे सेकेंड सीरियस वाला लेके सेकेंड तो हो जाए क्या सेम है, सब टी होगा, तो टी होता है। तो सिस्टम के चेंज कर जाने से डायमेंशन में कोई अंतर पड़ने वाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यहाँ पे है तो इसका L टी पे पावर -1 और L टी पे पावर कितना हो गया, ऐसा हो गया। यानी दूसरे सिस्टम में n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करते हैं, इसी बेसिस पे। दो को हमारे पास बहुत बार आया हुआ है। आप इनफैक्ट रेलवे का भी एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे कोई चीज का एग्जाम दीजिएगा, तो भी हर जगह क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है उसको देखिए। कहता है ना 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में बदलिए। न्यूटन तो हमारा SI सिस्टम है, ये हमारा SI सिस्टम है, हमको कहाँ लेके जाना है सीजीएस में। तो दो सिस्टम रहा हमारे पास, ये हमारा SI सिस्टम है और ये हमारा सीजीएस सिस्टम है। ये सेकेंड सिस्टम रहा, ये क्या फर्स्ट सिस्टम। जैसे करते थे वही काम करेंगे। पहला वाला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे यूनिट जो है वो न्यूटन है। न्यूटन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। दूसरे सिस्टम में मेरे को नहीं पता न्यूमेरिकल वैल्यू, निकालना चाहते हैं ये कितना होगा इधर, लेकिन हमको U2 पता है। U2 क्या होगा, केजी का होता है ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे n1 u1 बराबर कितना हो जाएगा n2 u2। n1 का वैल्यू 1, u1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n2 मुझे नहीं पता, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब हम
इसमें क्या करने वाले हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे N2 हो गया। अब केजी 1000 ग्राम, 1 केजी का कितना 1000 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो घर में जो बच्चा आपके यहाँ 5 या 6 क्लास का है उसको बोलिए वो पढ़ा देगा। मीटर 100 सेंटीमीटर और सेकेंड पे पावर कितना हो गया -2, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1000 उधर से 100, डायमेंशन रखेंगे तो यहाँ भी mLT पे पावर -2, mLT पे पावर कितना हो गया -2, खत्म हो गया ये 10 पर पावर 5, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड सिस्टम में ये हो गया था हमारे यूनिट क्वेश्चन देखिए शुरू में। तो इस चीज को हम लोग डाइन पढ़ते हैं, वो गांव घर वाला डायन नहीं है, डाइन है, डायन नहीं, डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में ये हमारा एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है डाइन होता है, ठीक ना, समझे बात को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल भी लेने वाले। एक और पूछा जाता है आपसे बार बार, बिहार पुलिस में पूछेगा, सभी पुलिस में पूछता है, 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में बदलिए। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ग्राम होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और सेकेंड का क्या होता है -2 होता है सीजीएस सिस्टम में। तो ये मेरा फर्स्ट सिस्टम रहा, ये मेरा क्या रहा सेकेंड सिस्टम रहा। मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता सेकेंड सिस्टम का कितना, तो पहला वाले का तो पता है, यूनिट पता है जूल, और जूल को अगर हम खोल के लिखेंगे ना तो ऐसा होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू N2 नहीं पता, U2 तो पता है भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। तो हमारा कहानी तो यहाँ से चलता है कि N1 U1 बराबर क्या हो गया N2 N1 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे कितना हो गया -2, N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्या हो गया स्क्वायर। तो N2 बराबर इधर लिखते हैं, N2 बराबर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ हो गया ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। 1000 ग्राम हो गया, यहाँ पे मीटर 2 बार है, मीटर कितना बार है 2 बार है, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेकेंड पे पावर कितना हो गया -2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ हो गया ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 पर पावर 7 ml स्क्वायर टी पे पावर -2 ml स्क्वायर टी पे पावर -2, 10 पे पावर कितना हो गया 7। N2 का वैल्यू निकाल दो, यानी यहाँ पे जो N2 है इसका वैल्यू है 10 पे पावर कितना 7। और जिस तरह से वहां पे न्यूटन को हम लोग क्या लिखे थे डाइन लिखे थे, तो 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7, और इतना चीज को हम लोग अर्घ लिखते हैं। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ लिखते हैं। तो हम क्या क्या पढ़े, 1 न्यूटन बराबर पढ़े हैं 10 पे पावर 5 डाइन, और 1 जूल बराबर पढ़े हैं 10 पे पावर 7 अर्घ। इस तरह से
एक सिस्टम से कहाँ चले गए हैं हम लोग, दूसरे सिस्टम में। SI से कहाँ चले गए हैं, CGS में। और सिस्टम में भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखिएगा। ये कितने बार पूछा गया है कि रेलवे में NTPC जो ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है, चाहे स्टेशन मास्टर वगैरह का, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आगे चल के नहीं जानते हैं, लेकिन रेल तो चलेगी ना, ट्रेन तो चलेगी ना, ड्राइवर चाहिए ना, चाहे वो प्राइवेट वाला चलवाए या चाहे सरकारी वाला चलवाए, एग्जाम तो होगा ही होगा। जैसे जैसे सरकारी नौकरी का काम खत्म होता जाएगा, प्राइवेट वाले लोग ओवरकम करते जाएंगे। अब प्राइवेट वाले ओवरकम करेंगे तो क्या क्या फायदा, क्या क्या घाटा होने वाला है। एक घाटा ये होने वाला है कि आपका जॉब सिक्योर नहीं रहेगा। एक बार आप चले गए तो भाई सिक्योर हो गया आप, उसमें क्या है, परफॉर्मेंस गड़बड़ाया, काम खत्म। उसमें था कि 60 साल तक आपको नौकरी करना है, 60 साल तक आप ड्राइवर रहिएगा, सपोज ऐसा है तो। अब 60 साल से पहले मान लेते हैं कि आप काम करने लायक नहीं रहे, सीधे निकाल के बाहर फेंक देगा। अब धीरे धीरे गार्ड जितना भी था ट्रेन में अब नहीं रहेगा, क्योंकि गार्डलेस ट्रेन आ गया। अब गार्ड उसमें है ही नहीं, उस बोगी में जो है ना, मतलब सिस्टम लगा दिया गया, गार्डिंग का काम वो सिस्टम ही कर लेगा, तो गार्ड का नौकरी खत्म। जितना रेट ट्रेन चल रहा होगा, जो लोग एग्जिस्टिंग गार्ड है वही गार्ड रहेगा, बाकी वाला गार्ड का काम खत्म। टिकट काटने का जहाँ तक बात रहा, अब तो UTS आ गया, भीड़ में कौन खड़ा होना चाहता है, बारे में इंटरनेट से काट लेते हैं, तो टिकट कलेक्टर का भी काम खत्म हो गया। अगर आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस ट्रेन भी आ जाएगी, तो ड्राइवरलेस ट्रेन आ जाएगा तो ड्राइवर भी खत्म हो जाएगा। तो इस पे नहीं आना है हमको। अभी जो सिचुएशन है कि भाई अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अभी आप लोग को नौकरी मिल सकता है। और कोई ज़रूरी है कि खैर रेलवे में नौकरी मिलेगा, और भी बड़ा बड़ा मतलब संस्था है जहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो उन सभी में भी PT एग्जाम होगा तो होगा। अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। हो सकता है कि उन सभी एग्जाम्स में सब कोई बैठबे करेगा उसमें, तो भाई सबको नौकरी चाहिए, सब चाहता है कि रोजगार पाएँ। या तो आप रोजगार सर्विस दे करके लाइए, या अपना स्वरोजगार से काम कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन के काम कीजिए। तो करना तो हम हर जगह, लेकिन आता है, तैयारी अभी से कीजिए, ठीक है। अगर तैयारी आप बढ़िया से किए हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ये जो IIT वगैरह का तैयारी लोग करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, लोग कहता है कि तैयारी किया क्या मिला। तैयारी करके कुछ मिलता नहीं। अगर आप मान लेते हैं जॉब कर रहे हैं, क्या होता है, दिन भर में आप 8 घंटा जॉब करते हैं, शाम में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, ठीक है। अब मिलता क्या है, मिलता ये है कि आप लाइफ में एनालाइज करने के लिए सीख लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, इसको एनालाइज करना है, तो हम दिमाग लगा रहे हैं ना, लाइफ में भी ऐसे ही करके एनालाइज करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन, कोई कुछ बोल दिया, एक प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में घूमने लगा, वो बोल दिया है, अब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, काहे बोला हमको, रहता तो हम तो मुझे पीट देते पकड़ के, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन उस चीज़ को कैसे एनालाइज कीजिएगा, एक प्रॉब्लम ही तो है, उसको कैसे एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने का तो धीरे 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 आपका दिमाग जो है डेवलप हुआ, प्रॉब्लम एनालाइज करते करते ये ऐसा था, ऐसा हमने किया है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स का तैयारी एकदम दिल से करते हैं, तो भले ही सक्सेस मिले ना मिले वो अलग बात है, बट आप अपने लाइफ में भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का तरीका जान जाइएगा। यस, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग 3 कर चुके हैं, चौथा करेंगे और आज ही खत्म करेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा आगे खींचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी हमको इसको न्यूमेरिकल वगैरह सब करवाना है। न्यूमेरिकल करवाने के बाद ही कुछ होने वाला है, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं। चौथा हमारे पास इसका यूज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथा है क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट जान सकते हैं। चौथा है टू नो द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई खास बात नहीं, फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जानने के लिए। तो कहता है कि अगर डायमेंशन पता है ना तो आप यूनिट जान सकते हैं। सही बात है भाई, सही बात है कि डायमेंशन जानते हैं तो यूनिट भी हम जान सकते हैं। इफ डायमेंशन इज
नॉन देन यूनिट कैन बी फाइंड। सही बात है, अगर डायमेंशन जानते हैं तो यूनिट निकल जाएगा आराम से। जैसे किसी ने कहा मेरे से कि किसी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जी, कोई भी फिजिकल, हमको पता नहीं है क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो है ना ये लिखा हुआ है डायमेंशन ml पे पावर -1 और t पे पावर क्या हो गया -1। ठीक बात है। अब ये डायमेंशन है तो यूनिट लिखना है, तो यूनिट में क्या करते हैं, मीटर, ये कैपिटल M की जगह पे केजी लिखते हैं तो केजी लिखेंगे, L की जगह पे मीटर लिखते हैं तो मीटर पे पावर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, और T क्या है हमारा टाइम है, सेकेंड, सेकेंड पे पावर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। ये कहानी है। तो यूनिट आ गया तो ब्रैकेट देने का तो कोई काम है नहीं, तो हम लोग डायमेंशन में देते हैं ब्रैकेट, ये यूनिट है उसका, किसी भी जगह पे दिया रहेगा। अब बात रहा कि मान लेते हैं, अभी तक मैं कहानी क्या था कि भाई कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसका लिमिटेशन भी तो होगा कि भाई डायमेंशन कहाँ कहाँ लागू नहीं हुआ है। एक था कि डायमेंशन किसका किसका नहीं होता है, वो अलग चीज़ था। एक क्या होने वाला है कि डायमेंशन कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, वहाँ पे डायमेंशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, 4 यूज पढ़े। अब है क्या कि डायमेंशन का क्या क्या मतलब, कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकता है, उसके बारे में बात कर देते हैं। लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन क्या है, कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मास केजी वाला, लेंथ मीटर वाला और टाइम सेकेंड के अलावा भी किसी चीज़ पे डिपेंड करने लगे, तो उसका तो डायमेंशन हम पढ़े ही नहीं है। कोई मेरे से कहेगा केजी का m लिखते हैं, मीटर का l लिखते हैं, सेकेंड का t लिखते हैं कैपिटल T, इसके अलावा अगर कोई और क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है तब कैसे लिखेंगे उसका डायमेंशन, उसका डायमेंशन तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के अलावा किसी तीसरे चौथे पांचवें फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करने लगे तब हम उसका डायमेंशन के द्वारा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब देखिए ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई एक चौथा फिजिकल क्वांटिटी है, हो सकता है कि करंट हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर हो जाए, हो सकता है कुछ और चीज़ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करने लगे, तो इसका एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m का पावर, l का पावर और t का पावर, यहाँ कुछ पावर रहेगा, यहाँ कुछ पावर रहेगा, यहाँ कुछ पावर रहेगा। चलिए मान लेते हैं x y z मान लेते हैं, x y z मान लेते हैं, इधर भी मास लेंथ टाइम है, तो चलिए मास का पावर मान लेते हैं a मान लेते हैं, लेंथ का पावर b मान लेते हैं और टाइम का पावर कितना c मान लेते हैं। लेकिन एक चौथा भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कि वो फिजिकल क्वांटिटी p है और उसका पावर आप d मान लीजिए। p कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसमें कि मास, लेंथ, टाइम नहीं है, प्रेशर नहीं है कि p मतलब प्रेशर मान लें, कोई ऐसा क्वांटिटी जिसमें मास, लेंथ, टाइम नहीं है, उसके अलावा है, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम होता तो हम इधर उसको लिख लेते, उधर उसका कोई काम नहीं रहता। अब इधर है, अब होने वाला क्या है कि इसमें अननोन कितने हो गए, ए को नहीं जानते हैं, बी को नहीं जानते हैं, सी को नहीं जानते हैं और डी को भी नहीं जानते हैं, 4 अननोन हो गए। लेकिन इक्वेशन कितना बनेगा, यहाँ से इसका पावर x के बराबर होगा, इसका पावर y के बराबर होगा, इसका पावर z के बराबर होगा, इसके पावर के बारे में क्या करेंगे, तो इक्वेशन 3 ही रहेगा,
अब वेरिएबल कितना हो गया 4। 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल कभी नहीं सॉल्व होगा। ये 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल क्या क्या कहानी है इसके बारे में बात करना है, कर देते हैं। देखिए क्या ये सब कहानी होता है, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, वेरिएबल 2 हुआ, ऐसा ऐसा कुछ आप बचपन में पढ़े हैं, ऐसा जरूर पढ़े थे 10th क्लास में कि 2x + 3y बराबर मान लेते हैं कैसा लिखा है 5 लिखा है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, x और क्या y, x वेरिएबल है और y क्या है हमारा वेरिएबल है। तो x और y वेरिएबल होने के चलते, और इक्वेशन यहाँ पे एक ही है, ये एक ही इक्वेशन है, हम तुमसे पूछेंगे इसको सॉल्व कर। सॉल्व करने का मतलब है x y का वैल्यू निकालना, नहीं निकाल पाए। आप ग्राफ खींचते थे, ग्राफ खींच के क्या करते थे, ऐसे एक बनाते थे, ऐसे करके टेबल x y का वैल्यू लिखते थे, यार x y बारी बारी से कुछ कुछ वैल्यू अपने मन से लिखते y का वैल्यू। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब है कि x y का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू कौन कौन सा है, सॉल्यूशन निकालिए। एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, कभी ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप ही जब 10th क्लास में पढ़े थे तो सर क्या पढ़ाए, सर पढ़ाए थे वहाँ पे क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है x - y = 6, x + 4y मान लेते हैं = 3। 2 इक्वेशन है और वेरिएबल भी कितना है यहाँ पे 2, x और y। ये सॉल्वेबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए, करते भी थे सॉल्व। दोनों को घटा देते, घटा देंगे तो x क्या हो गया कट गया, -5y बराबर कितना हो गया 3, y = 3 कितना हो गया 5, और x का वैल्यू निकालना है तो x = y प्लस कितना हो गया 6, इससे तो -3/5 प्लस कितना हो गया 6, तो यहाँ से 5 आएगा एलसीएम इसका, -3 प्लस कितना हो गया 30 बराबर -27 बटा कितना हो गया 5। यानी x का वैल्यू हो गया हमारा -27/5 और y का वैल्यू कितना हो गया जी 3/5। इसमें कुछ हमको मानना नहीं पड़ा, x का वैल्यू इतना मानेंगे तो y ये आएगा, y इतना मानेंगे तो x ये आएगा, मानना नहीं पड़ा। मानना और सॉल्यूशन निकालना 2 अलग अलग बात है। तो हम माने यहाँ पे नहीं, हम सॉल्यूशन निकाल दिए, तो दोनों से सॉल्व होकर के देखिए 2 वेरिएबल था x और y और 2 वो इक्वेशन था, तब ही सॉल्व हो पाया। तो एकदम नियम सीख लीजिए कि 2 वो वेरिएबल 2 वो इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। जितना वेरिएबल चाहिए उतना इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होता। उसी तरह से जो अभी जस्ट पहले वाला हम काम किए, यहाँ पे क्या काम किए थे कि अभी हम लिखे थे क्या इस जगह पे, उसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि मान लेते हैं अगर आ गया एग्जाम में ऐसा कुछ तो वहाँ पे हड़बड़ाने से बेटर है कि अभी 5 मिनट का टाइम दे करके सीख लिया। हमने क्या लिखा था, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे a था, l पे पावर कितना था b था, x y z था, सॉरी x था y था और p पे पावर कितना था z था, इज इक्वल टू हम लिखे थे m पर पावर a, l पे पावर b और t पे पावर कितना c, और p एक क्वांटिटी था फिजिकल क्वांटिटी में कि m l और t नहीं है, अगर उसमें m l t होता तो इसी में हम ले लेते उसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है a बराबर x, b बराबर है y और c बराबर कितना है z, 3 वेरिएबल, और d बराबर हमको यहाँ पे 0 दे दिया गया, नहीं है 0 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 ही वेरिएबल है, ये 3 निकाल सकते हैं, इससे हम लोग a b c निकाल सकते हैं, वो तीसरा वाला d का काम नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई चौथा आ जाए, और भी आता है 5वां आ जाए, 6ठा आ जाए, तब उसको हम लोग डायमेंशन के द्वारा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। चलो ये कहानी हो गया। दूसरा है कि अगर कोई चीज डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, उसको हम लोग डायमेंशन के द्वारा एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ना तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ना उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। या कोई जिसका डायमेंशन नहीं है, अभी जैसे ये वाला चीज़ था
कि s बराबर यू टी प्लस क्या था हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1/2 जो है ना एक प्योर नंबर है, यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, डायमेंशन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 2 रख दीजिए, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ क्या रहेगा सेम रहेगा। 5 रख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, डायमेंशन दोनों तरफ क्या रहेगा सेम। क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे भी हाफ है, डायमेंशन रखिएगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ भी एल टी पे पावर -1 इंटू कितना हो गया टी। हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो एल टी पे पावर कितना हो गया -2 एल टी, यहाँ पे हो गया कितना +2, यह एल हो गया, इधर भी कितना हो गया एल डायमेंशन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया सब लोग क्या हो गया सेम हो गया। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, लिख दो, कोई अंतर पड़ता है क्या? कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि डायमेंशन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए काम नहीं करता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी में क्या कर जाएगा फेल कर जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी को ना तो हम निकाल सकते हैं ना एनालाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन के द्वारा। डायमेंशन ही नहीं है तो क्या करेंगे। अगला है पावर फंक्शन। देखिए जो MLT के पावर के रूप में लिखा जा रहा था उसी को एनालाइज कर पाए हम पूरे कहानी में, लेकिन पावर फंक्शन नहीं है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये हो गया मीटर, ये भी क्या हो गया मीटर, कट के क्या होता है कुछ नहीं 1। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर कोई आता है तो वो तो पावर फंक्शन में आएगा नहीं। क्या इसमें MLT आ रहा है क्या, ये मीटर है कट गया खत्म हो गया, जो बचा उसमें कोई MLT किलोग्राम मीटर सेकंड सब कुछ नहीं आने वाला है, तो पावर भी नहीं आने वाला है। पावर किसका ML और T का पावर भी नहीं आने वाला है। अगर पावर नहीं आएगा तो उसका भी डायमेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 3 जगह डायमेंशन का लिमिटेशन है। कहाँ कहाँ, जहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है, वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा क्या कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के अलावा किसी चौथे पर डिपेंड कर जाए जिसमें कि MLT नहीं है, मतलब उसमें मास, लेंथ, टाइम नहीं है, तो उसका हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा क्या रहा कि पावर फंक्शन में काम करता है, जो MLT के पावर के रूप में लिखाएगा वहीं पे लिख पाएंगे हम लोग डायमेंशन को। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, अगर ये भी फिजिक्स के किसी क्वांटिटी में आ गया वहाँ डायमेंशन के द्वारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, तो ये रहा हमारा डायमेंशन का लिमिटेशंस। अब बात रहा न्यूमेरिकल का, तो अभी जो है डायमेंशन का न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल पे काम हम लोग करने वाले हैं। अब अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा, इसलिए न्यूमेरिकल का बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। अभी हम न्यूमेरिकल में क्या क्या करवाने जाएंगे। न्यूमेरिकल में हम जितना भी एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, नीट वगैरह का आया हुआ है, जो कि अभी तक के लेवल में बन सकता है वो करवा देंगे। ठीक है, नीट में, जेई एडवांस में, मतलब 4 तरह का क्वेश्चन है, एम्स का, नीट का, जेई मेन और जेई एडवांस, इस 4 तरह का क्वेश्चन बैंक करवाना है। और क्या करते हैं, ये आपका SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करवाना है। तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए कि अच्छा है, नहीं लगता है तो लिखिए कि यहाँ ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसको कोशिश किया जाएगा करने के लिए। थैंक यू सो मच।